हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज ये वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूँ क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। और ये इनका वीडियो लेक्चर वहीं से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर उनका लास्ट वाला वीडियो लेक्चर एंड हुआ था। वहाँ हेडिंग हमने लगाने के लिए बोला था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो आज हेडिंग स्टार्ट होगी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के साथ। और जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखा है उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाइए और क्लिक करके पहले उसे देखिए, उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किस टाइप के सॉल्यूशन की बात चल रही थी, जिन्होंने देखा उनको पता है, जो नहीं देखे उन्हें नहीं मालूम है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है वो जरूर जाकर के देखिए। बात चल रही थी सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, हेडिंग क्या था मेन, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, हम पहले ही बताते आ रहे हैं कि आपको पढ़ना है सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है आपको? लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट के फॉर्म में होगा और बाकी आप चेंज कर सकते हो इसको सॉल्यूट की टर्म में। यहाँ पर सॉल्यूट की टर्म में क्या है भाई, सॉलिड, और सॉल्वेंट की टर्म में क्या है, लिक्विड। ठीक है सर। अच्छा, हमने इसका एक एग्जांपल आपको कंसीडर करके बता दिया था कि उसी टाइप का एग्जांपल आपको लेकर के हमेशा चलना है। किस टाइप का एग्जांपल था भाई वो, कि मान लो वाटर के अंदर शुगर मिला हुआ है, पानी के अंदर चीनी का एक सॉल्यूशन है, जहां पर चीनी क्या होगा, सॉलिड की टर्म में है और पानी किसके टर्म में है, लिक्विड की टर्म में है। हेडिंग लगनी थी इस पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ऐसे सॉल्यूशन पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है ये अपने को समझना है। ठीक है, तो देखो भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझने के लिए आप नॉर्मली सोचोगे कि भाई अगर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। नहीं, हर केस में ऐसा नहीं होने वाला। इसके लिए दो कंडीशन होता है। ठीक है, आपने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जब सॉल्वेंट और सोल्यूट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते थे तो बनाते थे क्या, सॉल्यूशन बनाते थे। भाई डायनेमिक इक्विलिब्रियम कौन सा केस था, जहां पे डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस जो थे सेम रेट से होने शुरू हो गए थे, तो उसको हमने नाम दे दिया था डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक, अब इस केस में अगर दो केस बनाया जाए, पहला, अगर सॉल्वेंट और सोल्यूट से बन रहा है सॉल्यूशन और बगल में ये सिंबल लिखा है डेल्टा एच। ठीक है, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव रहता तो हम पढ़ते आ रहे हैं, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव तो रिएक्शन कौन सा हो गया, ये रिएक्शन हो गया एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन कौन सा हो गया, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक हो गया रिएक्शन, कौन सा हो गया भाई, एंडोथर्मिक, जहां पर हीट क्या हो रही है, मतलब एब्जॉर्ब हो रही है। हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब। एंडो का मतलब होता है इंटरनल, ठीक है, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक, इस केस में व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, अगर इस केस में आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, ठीक है, देन सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट इंक्रीज। तो जो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी इस कंडीशन में वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तब जब आप क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी बात बताता है अपने को ली चैटलियर प्रिंसिपल। कौन बताता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, क्लास 11th में है। उसमें ये बताया गया भाई, अगर इस कंडीशन में आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो जो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम होगा वो शिफ्ट होगा किस डायरेक्शन में, वो शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और तब जो सॉल्युबिलिटी होगी सोल्यूट की वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। चलिए, पहला कंडीशन हो गया भाई। दूसरा कंडीशन बात करते हैं, अगर सॉल्वेंट और सोल्यूट एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में सॉल्यूशन बना रहे हैं और सॉल्यूशन बनाने के साथ आपको दे दिया ये भी कंडीशन, अगर माइनस डेल्टा एच दे रखा है तो ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा आपका एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन होगा भाई, ये रिएक्शन आपका हो जाएगा एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब होता है आउट, थर्मिक मतलब होता है हीट, जिसमें हीट बाहर की तरफ क्या हो रही हो, रिलीज हो रही हो। तो अगर इस कंडीशन में आप क्या करते हो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, देन सॉल्युबिलिटी। तो सर इस केस में जो सॉल्युबिलिटी होगी किसकी,
सॉल्यूट की वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कौन कहता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है अगर आप इस कंडीशन पे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो इस रिएक्शन की है या जो इस कंडीशन की इक्विलिब्रियम होगी वो शिफ्ट हो जाएगी कहां, वो शिफ्ट हो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। किधर शिफ्ट कर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जो सॉल्युबिलिटी होगी सॉल्यूट की वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। आपको ये दो कंडीशन हमेशा याद रखना है किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए, जहां पर सॉल्यूट के फॉर्म में सॉलिड और सॉल्वेंट के फॉर्म में लिक्विड हो। यही दो कंडीशन आपको अप्लाई करना है। ठीक, नोट करिए। इसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। चलिए नोट कर लिया। अब बात करेंगे भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लास्ट रीडिंग इस टाइप की सॉल्यूशन के लिए लास्ट रीडिंग लगाए जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। टाइम डालेगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसके ऊपर चेक करना है भाई, ये अपने को चेक करना है जहां पर हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रेशर की बात करने जा रहे हैं। अब आप समझो ध्यान से, आप समझो पास एक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर के अंदर क्या बना हुआ है, लिक्विड है। क्या हुआ है इसके अंदर, लिक्विड। लिक्विड के अंदर आपने क्या ऐड कर दिया, सॉलिड ऐड कर दिया, ठीक। शुगर और ये वाटर है, ठीक है ना। अब आप समझो वाटर की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, प्रेशर का मतलब क्या, प्रेशर को इफेक्ट डालेगा जब वो कंप्रेस होगा। भाई वाटर की कंप्रेसिबिलिटी क्या लगभग जीरो होती है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत बहुत कम होती है, प्रैक्टिकली उसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। और सॉलिड की तो एकदम फिक्स है, कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं है। तो अगर ये दोनों मिक्स होंगे तो क्या सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर को इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। लिखेंगे देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ऑन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इस प्रकार के सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, बिकॉज दे आर इनकम्प्रेसिबल, दे आर इनकम्प्रेसिबल। ये कंप्रेस नहीं हो सकते, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और कंप्रेस नहीं करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब क्या याद रखोगे कि जब भी सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होगा तो वहां प्रेशर का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, ये तो अपना सेगमेंट क्लियर हुआ। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन की तरफ, जो हमारा है गैस इन लिक्विड। क्या है हमारा, गैस इन लिक्विड। तो सेकंड लगाइए आप लोग, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। चलिए लगाते हैं भाई, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। सेकंड टाइप हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये अपने को अब देखना है। जिस प्रकार से हमने उसमें शुरुआत की थी, क्या सारे सॉलिड लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होते हैं, वैसे यहां बात करेंगे तो देखो क्या होता है, मेनी टाइप्स ऑफ गैसेस, ऑफ गैसेस डिसॉल्व इनटू वाटर। वाटर क्या है, लिक्विड। बहुत से ऐसे गैसेस हैं जो क्या होती हैं, पानी में डिसॉल्व हो जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि पानी के अंदर जो आपका HCl होता है बहुत तेजी से डिसॉल्व होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में डिसॉल्व हो जाता है। ये HCl पानी के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में डिसॉल्व हो जाता है। आपका जो अमोनिया होता है, अमोनिया जो होता है, अमोनिया गैस, ये भी क्या होता है पानी के अंदर, पानी के अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है अमोनिया। ठीक है, उसी तरीके से आप देखो पानी के अंदर क्या होता है, वाटर के अंदर स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन डिसॉल्व है, स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन क्या है, डिसॉल्व है। उसी तरीके से देखो पानी में डिसॉल्व हो सकता है स्मॉल अमाउंट में क्या, हीलियम गैस। हीलियम गैस स्मॉल अमाउंट में किसके अंदर, पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकता है। मतलब कई गैसेस हैं जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। क्या हो जाती है, डिसॉल्व। इसका तो एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका क्या है कि अगर पानी के अंदर O2 मिक्स होगा तभी एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है, नहीं तो एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। समुद्री जीवन पॉसिबल कब है, जब पानी के अंदर ऑक्सीजन मिला हो। इसीलिए जो समुद्र के अंदर जीव जंतु होते हैं उन्हें ऑक्सीजन कहां से मिल जाता है, उस वाटर के अंदर जो स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन डिसॉल्व।
ठीक है, याद रखिएगा बहुत से गैसेज हैं जो पानी के अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अब बात ये देखो कि इस टाइप के सॉल्यूशन के ऊपर किस किस का इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप के सॉल्यूशन के ऊपर किस किस चीज का इफेक्ट पड़ने वाला है। देखो नीचे हम लिख रहे हैं कि ऑन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन द इफेक्ट कौन कौन सा इफेक्ट मिल सकता है भाई, पहला तो सॉल्यूट इफेक्ट डालेगा, दूसरा सॉल्वेंट इफेक्ट डाल सकता है, तीसरा भाई टेम्परेचर, और चौथा भाई प्रेशर। इनकी बात हम करते आ रहे हैं भाई, ये तो हम देख लेंगे वो कैसा, वो समझ में आ जाएगा, सॉल्यूट देखकर मालूम पड़ जाएगा भाई ये किसके फॉर्म में रहने वाला है, ये गैस की फॉर्म में रहेगा और ये किसके फॉर्म में रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में रहेगा। ठीक, वही बात करें टेम्परेचर का, इस टाइप के सॉल्यूशन के ऊपर अगर आप टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, अब आप देखो ये मेरे पास क्या है, कंटेनर है, कंटेनर में क्या हमने रखा है, वाटर रखा है या लिक्विड रखा है, ठीक है ना, हमारे पास लिक्विड है और लिक्विड के अंदर हमको डिसॉल्व करना है कोई गैस, मान लीजिए हमारे पास गैस, तो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं, वो कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे, वो पानी के वो लिक्विड के लेयर के ऊपर रहेंगे। अगर अपने को इसको मिक्स करना है, इस पार्टिकल को और पास लाना पड़ेगा तभी तो मिक्स होगा, और अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये पार्टिकल और दूर चले जाएंगे, ये पार्टिकल गैस के और दूर चले जाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी इसकी, डिक्रीज कर जाएगी। मतलब याद रखिएगा when temperature increase on such type solution का मतलब क्या है कि जहां पर गैस लिक्विड के अंदर क्या हो, डिसॉल्व हो रहा हो। when temperature increase on such type solution then the solubility किसकी solubility चेक कर रहे हैं, गैस की, then the solubility of gas डिक्रीज, क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जो गैस की सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज होगी, तब जब आप क्या करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। ठीक, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, बात करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो सर यहाँ जो इफेक्ट होगा प्रेशर का, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर का इफेक्ट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर होगा। किसके फॉर्म में होगा, वेपर प्रेशर के फॉर्म में होगा। आपको समझना पड़ेगा वेपर प्रेशर होता क्या है। तो वेपर प्रेशर आपको समझने के लिए क्लास 11th में गैसेज स्टेट है, वहां से आपको वेपर प्रेशर अच्छे समझ में आया होगा, आप पढ़ के होंगे, नहीं आया होगा तब भी मैं बताऊंगा कि वेपर प्रेशर होता क्या। चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा लंबा चलेगा। देखो भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में समझाया था, was defined by W. हेनरी। इसको डिफाइन किया था किसने, W. हेनरी ने किया था, which is known as जो जाना जाता है, which is known as हेनरीज लॉ। इसको हम लोग हेनरीज लॉ के नाम से पढ़ते हैं। हेनरी लॉ पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पढ़ना है। क्या पढ़ना है अपने को, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ, क्लास 11th का है, आप लोग पढ़ेंगे फिर भी समझाता हूँ, ठीक है, कि क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, बड़े ध्यान से देखिएगा क्या होता है। देखो एक एक चीज समझ के पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होने वाले नहीं। ये वर्ड कई बार इस चैप्टर में रिपीट होगा, ठीक है, कई न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। देखो होता क्या है, आपके पास मान लो एक कंटेनर, और ये कंटेनर क्या है, क्लोज है। कंटेनर कैसा है, ये क्लोज कंटेनर, ठीक। अब इस क्लोज कंटेनर में क्या है, लिक्विड। अब लिक्विड में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिनका काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करेंगे, अब भाई अंदर से वो निकलेंगे बहुत तेजी से, उनका काइनेटिक एनर्जी बाकी से ज्यादा है, तो ज्यादा है, तो वो क्या होंगे, टकराते हुए बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलेंगे तो क्या होंगे, कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाने लगेंगे ऐसे। अब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर क्या है, कंटेनर क्या है, क्लोज है।
जब ये लिक्विड से क्या हो रहे हैं, गैस टर्म में जा रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन, इवेपोरेशन या इवेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन हो रहा है, ठीक है ना भाई। जब ये लिक्विड से गैस के टर्म में जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, इवेपोराइजेशन हो रहा है। बट इवेपोराइजेशन क्या हो रहा है, जब यहां से यहां जा रहा है, ये टर्म हो गया, लेकिन जब ये टकराएंगे, टकराने के बाद ये वापस कहां आएंगे, ये क्या है, लिक्विड का लेयर है, लिक्विड का सरफेस है। अब ये वहां से टकराकर वापस से कहां आएंगे, इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर आकर के गिर जाएंगे। जब ये नीचे आने लगेगा कुछ इस तरीके से, जब ये नीचे आएगा ड्रॉप के फॉर्म में, तो जब ये नीचे तरफ आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। ये क्या हो रहा है भाई, कंडेंसेशन प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कंडेंसेशन। जब दोनों का प्रोसेस क्या होता है, सेम रेट से होने लगता है, और जब दोनों का प्रोसेस सेम रेट से होने लगता है तो उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और जो ये आफ्टर कंडेंसेशन, जो ये आकर इसकी लेयर के ऊपर प्रेशर लगाता है, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। उसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। मतलब आप ये समझिए कि जब कोई लिक्विड था, लिक्विड गया वेपर में, किसमें गया भाई, वेपर में गया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इवेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन बोल दिया। अब वही जब ये वेपर्स जो थे वापस से लिक्विड फॉर्म में आने लगे, किस प्रोसेस के थ्रू, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। अब ये कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू क्या वापस से लिक्विड आने लगे, तो जो ये वेपर्स के थ्रू इस लिक्विड के इस सरफेस पे प्रेशर लग रहा है, दैट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या होगा वो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड होगा। याद रखिएगा, जब मैं हेनरी लॉ में नाम लूंगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं। क्लियर हुई आपको कि क्या होता है भाई वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। भाई जब ये लिक्विड वेपर्स बनाएगा और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम केस के थ्रू जब वेपर्स वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू करेंगे, तो ये जो लेयर है लिक्विड का, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे। और ये प्रेशर किसके थ्रू लग रहा है, ये प्रेशर वेपर्स के थ्रू लग रहा है, इसको बोलेंगे क्या, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बोलेंगे। चलिए, आपको तो याद हो गया, यानी कि नोट्स भी आपको आ रहा है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे हेनरी लॉ की। इसकी बात करेंगे भाई, हेनरी लॉ। हेनरी लगाइए, हेनरी लॉ, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ने क्या बताया था भाई, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सच टाइप सॉल्यूशन। किस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जहां पर गैस को लिक्विड के अंदर क्या किया जा रहा है, डिसॉल्व किया जा रहा है। तो हेनरी साहब ने क्या बताया, हेनरी साहब ने बताया द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर of gas, the vapor pressure of gas in such type of solution, in such type of solution, in such type of solution is directly proportional, is directly proportional to the mole fraction, to the mole fraction of gas, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये हेनरी साहब का जो आपके समझ में स्टेटमेंट चल रहा है वो ये है, क्या, द वेपर प्रेशर ऑफ गैस, वेपर प्रेशर ऑफ गैस है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड में बता चुका हूं आपको अभी, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ गैस इन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इफ वेपर प्रेशर ऑफ गैस इज P, क्या भाई, वेपर प्रेशर ऑफ गैस क्या है, P, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज चाहिए, क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या है, चाहिए, देन तब क्या हो जाएगा भाई, P इज प्रोपोर्शनल टू द चाहिए, P इज प्रोपोर्शनल टू द चाहिए। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ, स्टेटमेंट ऑफ हेनरीज लॉ। अगर इस प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं, यहां से आता है P इज इक्वल KH चाहिए, क्या रहता है भाई, P इज इक्वल KH चाहिए। P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ गैस, चाहिए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, KH क्या होता है, जहां पर KH होता है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। KH क्या है भाई, KH क्या होता है आपका, हेनरी कांस्टेंट, जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के लिए।
अलग अलग गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। बात समझ में आई? इस फॉर्मूले से हम लोग हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब अपने को ये दो डाटा गिवन होगा। कैसे निकालेंगे भाई? KH इज इक्वल हो जाएगा P/chi। इसके थ्रू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसके थ्रू हम KH की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यूनिट की। देखो भाई यूनिट किसकी पूछेगा, आपको KH की यूनिट पूछेगा। देखो यूनिट ऑफ KH, आप देखो इस वाले फॉर्मूले में मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है। तो जो यूनिट होगी किसकी, हेनरी कांस्टेंट, वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, वेपर प्रेशर के ऊपर। ध्यान लिखते हैं, द यूनिट ऑफ हेनरी कांस्टेंट डिपेंड्स upon the unit of वेपर प्रेशर। क्लियर बात? ये तो हो गया भाई हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं, इसके ग्राफ को समझेंगे और इस कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो इसको नोट करिए।